तुम लोग नहीं बचेगा। तुम लोग कौन से इतना लगान वसूल करेगा तो पहने को खपरा नहीं रहेगा। तुम साला गुलाम लोग हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार नॉलेज वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सब चर्चा करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था और इसे क्यों लाया गया था। मिलते हैं हमारे छोटे से इंट्रो के बाद। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग मिल करके कि ये रेगुलेटिंग एक्ट था क्या और इसे लाया क्या है, क्यों गया था। शुरुआत से इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जो सिराजुद्दौला थे वो नवाब ऑफ बंगाल थे और रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे इंडिया में थे। जब वो लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं 1764 में एक और युद्ध होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ होती है तो वहीं दूसरी तरफ नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल अम्पायर, ये तीनों मिलकर के एक तरफ से लड़ते हैं और एक तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ती है, जिसे बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध का परिणाम यह होता है कि अंग्रेज लोग जो होते हैं वो युद्ध जीत जाते हैं। इसके बारे में हमने पीछे के कई वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने पूरी अच्छी तरह से इस पे डिस्कशन किया है। अब हम लोग इसके आगे के बारे में जानते हैं कि इसके आगे क्या होता है। तो जब यह लोग 1764 बैटल ऑफ बक्सर भी जीत जाते हैं तो उसके बाद भारत पे पूरी अच्छी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज स्थापित हो चुका होता है। और एक और बात है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके साथ एक बेनिफिट का बात ये रहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का एक प्राइवेट कंपनी होता है और ब्रिटिश का जो है और कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो इंडिया में नहीं होती है। तो इससे उनको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इंडिया पे राज करने में। जैसे इंडिया में रिलायंस है, टाटा है, विप्रो है और ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो इंडियन ओरिजिन ही है। तो उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भी एक प्राइवेट कंपनी थी ब्रिटिशर की, और ब्रिटिशर लोग तो यहाँ आते नहीं थे, उनके प्रतिनिधित्व यहाँ पे आते थे। वो कंपनी के जो प्रतिनिधित्व होते थे, ब्रिटिशर जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया की उसके प्रतिनिधित्व आते थे यहाँ पे। तो उन लोगों को तो पता नहीं चलता था कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। बस एक कंपनी थी जो यहाँ से ट्रेडिंग कर रही थी इंडिया में। 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया और ये प्लस पॉइंट अंग्रेजों लोग को मिल गया, क्योंकि उस समय जो है कोई कम्युनिकेशन का साधन उन लोग के पास में था नहीं। बस एक लेटर लेकर के ही जाने का प्रोसीजर था और उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि ये लोग को घूम करके जाना पड़ता था। ये देखिए यहाँ पे जो है इंडिया का पोर्ट है और यहाँ से जो है ये लोग पूरा घूम करके जो है ये साउथ अफ्रीका होते हुए ये एरिया है और यहाँ पे पड़ता है लंदन, यहाँ इन लोग को जाना पड़ता था। और इस बीच में ये इतना दूर ट्रैवल करने के बाद ये इंडिया जाते थे। तो इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि प्राइवेट थी वो किस तरह से ट्रेड कर रही थी, क्या काम कर रही थी, इस चीज़ का पूरा जानकारी जो है वो इंग्लैंड में बैठे हुए किसी आदमी को पूरी अच्छी तरीके से नहीं मिलता था। बस ये लोग जो जाके वहाँ बताते थे कि इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ के बहुत सारे राजाओं को मिला करके हम लोग चल रहे हैं, और यही बात वो लोग मानते थे, क्योंकि वो घूम करके तो आते नहीं थे देखने के लिए,
बस ये लोग जो बोले और वही उसी बात को ये लोग मानते भी थे। यही दिक्कत था कि वो लोग आते नहीं थे इंडिया में देखने के लिए कि ऑन फिगर ऑन ग्राउंड ये लोग किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं इंडिया में। और इसी का फ़ायदा वो लोग उठाते थे और वो लोग जो चाहते थे जैसे चाहते थे उस अनुसार ही अपना बिजनेस को वो लोग कर रहे थे इंडिया में। और दूसरा प्लस पॉइंट यह था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, उसके बहुत सारे शेयर्स जो थे वो एमपी एमएलए और बहुत सारे मिनिस्टर थे और पावरफुल पॉलिटिशियन थे जो कि हाईली इन्वॉल्व थे इस कंपनी में। तो इनके अगेंस्ट भी जाना वहाँ का अथॉरिटी के लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए वो लोग बहुत कुछ जानते हुए भी इस बात को दबा देते थे कि किस प्रकार से भारत पे शासन हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और इन सब का नतीजा यह निकलता है कि जो कंपनी जो रहता है उसकी आड़ में ये लोग अपना ही एक बिजनेस व्यापार करने लगते हैं और बहुत सारा करप्शन बढ़ने लगता है। तो जिस कारण से होता है क्या है कि उनका जो अपना ऑफिसर रहते हैं वो दिन प्रतिदिन जो है अमीर होते जाते हैं और इनकी जो कंपनी रहती है वह बुरी तरह से फिनेंशियल क्राइसिस से गुजरने लगती है। अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहती है उनकी सिक्योरिटी के लिए ब्रिटेन के तरफ से इनको सिक्योरिटी दिया जाता है आर्मी के रूप में, और वो आर्मी का खर्चा भी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती है जो 4 लाख पाउंड पर एनम देती है। और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा ह्यूज मात्रा में वो लोग टैक्स भी पे करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में। तो इससे जो है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट था। तो बहुत सारे जो ये लोग कर रहे थे अत्याचार उसको ये लोग कुछ हद तक दबा भी दिया जाता था ब्रिटेन की तरफ से, क्योंकि इन लोग को कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे थे और इनके पास खुद की अब आर्मी थी वहाँ पे। ये कुछ इंडियंस को भी अपने साथ मिला लिए थे जो आर्मी में अब काम कर रहे थे, और इनके पास ब्रिटेन की तरफ से तो आर्मी थी ही। तो इन लोग को सीधे सीधे बोलने में भी इन लोग को जो है थोड़ा ठीक भी नहीं लगता था, और इनका जो है मार्केट में शेयर भी बहुत ज़्यादा होता था, प्रॉफिट या टैक्स भी पे करते थे ये लोग। तो सीधे सीधे इन लोग को के ऊपर में जो है शिकंजा नहीं कस रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर में ब्रिटेन वाले लोग। अब क्या होता है कि जो ये लोग अपने मनमाना ढंग से जो है व्यापार करते हैं, तो अपना ये लोग जो फर्म रहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये न करके एक प्राइवेट फर्म की तरह खुद से ही अपना जो है व्यापार वहाँ पे करने लगते हैं। हर आदमी एक अपना ही में ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है और उससे जो है वो लोग व्यापार कर रहे थे इंडिया में। तो उससे दिक्कत क्या आ रहा था कि जो इन लोग का जो बैलेंस शीट था वो दिखा रहा था कि ये कंपनी जो है वो लॉस में जा रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन फिर भी जो है वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे जो शेयर होल्डर थे वो लोग दिन प्रतिदिन जो है रिचर होते जा रहे थे। तो ये बात जो है ब्रिटेन की आंखों में थोड़ा ज़्यादा खटक रहा था कि आखिर ऐसा क्या बात है कि ये लोग अमीर भी होते जा रहे हैं, इसके ऑफिसर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और ये कंपनी भी नुकसान में जा रही है। और उसके बाद 1772 में ये पूरी तरह से फिनेंशियल क्राइसिस से गुजरने लगती है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये लोग जो है वहाँ के बैंक में जो है अप्लाई करते हैं लोन के लिए 1 मिलियन पाउंड के लिए। तो ये लोग बोलते हैं कि अब ऐसे नहीं होगा, तुम लोग पे एक कमेटी बैठाई जाएगी और वो कमेटी वहाँ जा कर के देखेगी कि तुम लोग किस प्रकार से वहाँ बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, और उसके बाद फिर ये जो है अगर एक्सेप्ट होता है, सही चीज़ रहता है, तब जा कर के ये लोन अप्रूव्ड होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से एक कमेटी का गठन होता है और वो भारत आती हैं और वो अच्छे तरीके से अपना रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट करती हैं कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत पे ट्रेडिंग कर रही है। तो इन लोग पे अब सही तरह से रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पारित होता है वहाँ पे जिसका नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके अनुसार क्या होता है कि जो सबसे नीचे इनको जो रखा गया था वो
मेंबर ऑफ काउंसिल को रखा गया था। उनके ऊपर जो है 2 गवर्नर आते थे, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। इन दोनों के ऊपर में रखा गया था गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि तीनों जो गवर्नर थे उनके हेड होते हैं, गवर्नर जनरल। उनके ऊपर में जो है COD था, कोर्ट ऑफ डायरेक्ट। और कोर्ट ऑफ डायरेक्ट जो थे वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे ब्रिटेन को कि ये लोग किस तरह से कर रहे हैं, क्या कंपनी का प्रॉफिट है, टैक्स है, किस तरह से कहाँ कहाँ व्यापार हो रहा है, कितना टैक्स पे करना है, कितना पैसा इन लोगों लगना है, बिजनेस में कितना आया है, ये सब चीज़ का जो है अकाउंट्स जो है वो ब्रिटेन तक पहुंचाया जाता था। तो इस तरह से ये हायरार्की बन गया था और किसी के ऊपर भी जो है मनमाना ढंग से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अब भारत में मनमाना ढंग से जो है काम नहीं करती थी। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ब्रीफ में। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था इसमें भी बहुत कुछ खामियां भी थी और इसको सुधार करने के लिए भी एक एक्ट पारित किया था। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।